क्या वाकई इससे दिल्ली के विकास को एक तेज धार मिलेगी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बजट पेश किया जाता है उसके अंदर कई बार आप देखते हैं, बल्कि भैया यूं कहें कि बहुत ज्यादा बार आप देखते हैं कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी होती है। और आंकड़ों की बाजीगरी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की नवोदित सरकार बनी है, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 27 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से सत्ता में आई और 1 लाख करोड़ का बजट, यानी कि पहला बजट रेखा गुप्ता जी ने अपना 1 लाख करोड़ का, निश्चित रूप से देखिए बहुत देखने में और सुनने में बहुत आनंदित महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि जो बजट का जो प्रावधान होता है वो आय और व्यय के आधार पे किया जाता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के ऊपर जो खर्च किया जाएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, या यूं कहें कि सरकार की आमदनी है वो किन स्रोतों से की जाएगी, वो कहीं पे भी मुझे पूरे बजट के दौरान या किसी भी प्रवक्ता से मेरे को इस चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित रूप से मैं इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से रेखा जी ने तमाम जो दिल्ली के जो आवश्यकताएं हैं उनको छुआ है, चाहे उसके अंदर आप हरित दिल्ली की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, लेकिन एक चीज जाकर के कहीं ना कहीं मुझे अछूती नजर आ रही है और उसके ऊपर कहीं आपको कोई विस्तार से कोई चर्चा नजर नहीं आई, और वो चीज है जो आज दिल्ली जो कैपिटल क्राइम बनी हुई है उसके ऊपर कहीं पे भी सरकार का मुझे कोई इसके अंदर वो नजर नहीं आया कि भाई हम जिस तरीके से दिल्ली के अंदर थानों के अंदर कहें या जो जिस तरीके से ठेकेदारी छुटी हुई है कि आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि मुझे यकीन मानिए कि दिल्ली से ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नजर आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज जिस तरीके से दिल्ली में रात को 10 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने वाहन पे सवार है, 2 व्हीलर पे है, 4 व्हीलर पे है, उसको भी घबराहट होती है कि कब कहां पता नहीं कौन चक्कू लगा करके और मेरे साथ क्या घटित कर दे। तो कहीं ना कहीं बजट और जिसको कहते हैं हमारे यहाँ एक सुरक्षा और संरक्षण, वो भी सरकार का दायित्व होता है। अब आज की तारीख में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये मैटर केंद्र का है, ये मैटर राज्य का नहीं है, पुलिस राज्य के अधीन नहीं है। तो आज जवाबदेही सारी की सारी सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें सरकार के तरफ से जो बताया गया है, अगर वो धरातल पे आता है अगले 1 वर्ष के अंदर, उसका मैं कह रहा हूं 70% भी धरातल पे आता है तो निश्चित रूप से वो अभिनंदन योग्य है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि दिखाया कुछ और जाता है और धरातल से काफी दूर रह जाता है। बिल्कुल सही बात। और इनके लिए वाकई पोद्दार साहब जो आपने कहा कि वो विकल्प भी नहीं है कि ये कह देंगे कि हमारी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। बहरहाल कैप्टन साहब, पोद्दार साहब कह रहे हैं कि भाई स्रोत क्या है, खामोशी के बाद शोर तो आ गया, उनके दौर के बाद आपका दौर भी आ गया, लेकिन दिल्ली वालों का दौर कब आएगा? और जो आपने फंड आवंटन की बात कही है, मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, स्रोत क्या है? पुराने वालों का तो पता था, आप लोगों का क्या है? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम 2,500 रुपए, तो उसकी पूरी जो है ना एक भूमिका बनाई जा रही है, पूरा उसका एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और उसके दायरे में आने वाले, ये नहीं है कि जो जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है और उनको भी दिया जाए, तो ये कोई समझदारी नहीं है। जिनको एक्चुअली जरूरत है, तो जरूरतमंद को, जैसे हम आज 80% आम जनता को जिनको जरूरत है उनको राशन भी दे रहे, और हमने बंद नहीं किया है, कोरोना काल से चल रहा है आज दिन तक, और कहीं कोई कमी नहीं आई। तो इसी तरह से हम दिल्ली में इसका पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, हर जरूरतमंद को मदद उसकी पहुंचेगी, मगर जिस उस दायरे से बाहर है, जिन्हें जरूरत नहीं है, तो उन्हें तो मैं तो वो खुद ही लेना नहीं चाहेंगे और उन्हें देना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जिसको जरूरत ही नहीं उसको आप क्यों दो। तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ज्यादा से ज्यादा काम हो चुका है उसमें। और रही बात आपने दिल्ली के विकास की देखी होगी, तो विकास तो जैसे ही हम चुनाव जीते थे, सरकार भले ही हमारी नहीं बनी थी, मगर दिल्ली के हमने काम शुरू कर दिए थे। आपने देखा होगा कि जमुना अभी 1 महीना ही हुआ है हमारी सरकार को बने, और जमुना हमने सब साफ, देखिए आप वहां की क्या जमुना दिखाई दे रही है। आज लोग कह रहे हैं कि अब विश्वास हुआ कि जमुना साफ हो जाएगी। जमुना तो साफ कांग्रेस कार्यकाल से नहीं हुई है, केजरीवाल तो बार बार कसमें खा के, और वो कहते ना कि वो
फूंकते और चाट लेते हैं, वो हाल था उनका। कितने बार उन्होंने कस्में खाई। पिछली बार तो ये कहा था कि अगर हम 5 साल में जमुना साफ ना करें तो आप मुझे वोट मत देना, और फिर जब दोबारा चुनाव आ गया तो कहने लगे अब की बार एक टाइम वोट दे दो, अब की बार कर देंगे। तो ये लोग काम में विश्वास नहीं रखते थे, ये झूठे लोग थे, ये सिर्फ झूठ परोसना जानते थे लोगों को, और झूठ के ही बल पे ये राजनीति में आए। सत्यता तो ये है कि केजरीवाल एंड पार्टी ये राजनीतिक नहीं है, इनको राजनीति की बिल्कुल सोच नहीं है। ये तो बस जैसे ही राजनीति जनता को भ्रमित करके झूठ बोल के, और सत्ता इनको जनता ने दे दी, क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ी भोली है, बहुत सीधी है। ये इनको थोड़े से में आप कोई इस तरह के प्रलोभन दे दो तो वो उसमें भ्रम आ जाते, तो वही केजरीवाल ने किया और जनता भ्रम में आई गई। मगर उस आदमी ने उस जनता का विश्वास देखिए किस तरह से तोड़ा है कि एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। उसने जब आया था तो कहा था कि हम सबसे पहले जो है ना लोकपाल बिल लेके आएंगे और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मगर खुद उनकी पूरी पार्टी, उनके नेता मंत्री भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि जेल में लाइन लग के एक पहुंचा था, दूसरा बिस्तर लेके तैयार रहता था। तो ये एक लोगों का मोटो कैप्टन साहब वो बात अब पुरानी हो चुकी है, अब तो आपकी सरकार भी बन चुकी है, अब आपकी नजर एमसीडी पर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करना है। पोद्दार साहब का प्रश्न यही था कि स्रोत अगर आप बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। वो भी मान रहे हैं कि अगर जितना आपने ऐलान किया उसका 70% भी कर पाए तो उसे बेहतर की श्रेणी में ही रखा जाएगा, उससे भी बेहतर करने की कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है उसका जवाब उनके प्रवक्ता से लेते हैं। पांडे साहब बताएंगे कि जो बात कह रहे हैं यहां पर कैप्टन साहब, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हमने एक एलोकेशन भी किया, हमने एक बजट का प्रारूप आपके सामने रख दिया, और जिस मद में जितना पैसा दिया गया है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है, कोई फंड की कमी नहीं होगी, दिल्ली का विकास होगा, आप तो कर नहीं पाए। देखिए, कल जो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली में पेश किया, ये बजट एक आधारहीन बजट है, क्योंकि किसी भी बजट की आधारशिला है उसका इकोनॉमिक सर्वे होता है। जिस इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता चलता है कि उस राज्य की आय क्या है, उस राज्य की व्यय क्या है, उस राज्य की कैपिटल इनकम क्या है, उस राज्य के स्थिति क्या है, उस राज्य की आकलन क्या है, इन तमाम चीजों पर इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बजट पेश किया जाता है। लेकिन कल कि इस बजट से पहले दिल्ली की सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छे तरीके से, एक सुचारू तरीके से दिल्ली को संचालित करने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में इकलौता राज्य दिल्ली था जिसका बजट सरप्लस था, तो इन तमाम मुद्दों पर ये तमाम सर्वांगीण विकास की पहल दिल्ली की जनता के समक्ष आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 सालों तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे पाएंगे, उनको कोस नहीं पाएंगे, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया। या इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि यह बिल्कुल आधारहीन बजट है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। आपने कह दिया लिख करके कि 1 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। दूसरी बात, कल के बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति और नियत दिल्ली की जनता के प्रति स्थापित कर दिया, और ये बता दिया कि इनकी नियत क्या है। इनकी नियत ये है कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2 मॉडल दिल्ली में स्थापित किया था, शिक्षा और स्वास्थ्य का, उस मॉडल में शिक्षा के बजट में सीधे कटौती की है। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार में शिक्षा का बजट 25% था, इनकी सरकार में 19% है। जो पिछले 10 सालों में शिक्षा का बजट पहली बार दिल्ली में 20% से कम हुआ। इनके स्वास्थ्य का बजट 13% है, जबकि हमारी सरकार में स्वास्थ्य का बजट 17% था। इनकी सरकार में एमसीडी के सफाई का कुल बजट 6,897 करोड़ है, जो कि कुल बजट का 7% है। हमारी सरकार में 8,423 करोड़ था, जो कि कुल बजट का 11% है। तो दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा को खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य के मॉडल को खत्म करने के लिए बजट लेकर के आई है, और ये पूरी की पूरी आधारहीन बजट है। नहीं, मान लिया आप अगर ये तर्क देते कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये नहीं ले आए, उसकी वजह से आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसे मैं मान लेता कि हाँ अच्छी बात है, तार्किक है। लेकिन पांडे साहब, जो आपने कहा कि अगर इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ला देते तो हमारे नेता इनको कोसते और गाली देते रहते, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कोसना और गाली देना यही क्या नेताओं की और पार्टियों की जिम्मेदारी रह गई है, वो आपकी पार्टी हो उनकी पार्टी हो। दूसरी बात जो पहले मैं सर का जवाब दे दी, उन्होंने कहा कि यमुना की बात, यमुना की सफाई की बात, अरे जजिया कानून से भी खराब कानून लेकर के आगे दिल्ली के यमुना के वासुदेव घाट पर एंट्री फीस लगा दिया।
दिल्ली के कई डीडीए पार्क में एंट्री फीस लगा दिया इन लोगों की सरकार ने। तो ये केवल दिल्ली को, जो मोदी जी की नीति है, जो मोदी जी की नियत है, सूट बूट लूट और झूठ, उस बुनियाद को स्थापित करने के लिए रेखा गुप्ता जी की सरकार धरातल पर काम करने पर उतर गई है। और इनका एक ही नियत है, एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से 5 सालों में दिल्ली की जनता को लूटा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जनता प्रलोभित हो जाती है। अरे सर, देश के संसद में मोदी जी सांसदों के टीए सैलरी बढ़ा रहे हैं और जनता को थोड़ी सी सहूलियत दे दिया जाए तो आप लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जनता प्रलोभित नहीं है सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रलोभित है। ये पार्टी भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी की पर्यायवाची है। पूरे देश में भ्रष्टाचार के झंडा इन लोगों ने गाड़ दिया। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है जिन्होंने रक्षा सौदे में, ठीक बात है, बंगारू लक्ष्मण बहुत पुराना हो गया, बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत पानी बह चुका है। और रही बात प्रलोभन की, तो वाकई जनता प्रलोभित नहीं होती है, लेकिन गारंटी देने वाली पार्टियों के ऊपर वो थोड़ी निगाह बनाकर रखती है कि किसकी गारंटी में कितना दम है। पोद्दार साहब, दोनों ही लोगों को आपने सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप अभी भी चुनावी दौर वाले ही हैं, कुछ नया नहीं है। आपने स्रोत पूछा, कैप्टन साहब ने नहीं बताया। पांडे साहब ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात तो रख दी, लेकिन पंजाब के बजट पर एक शब्द नहीं बोल पाए। दिल्ली में तो 1 लाख करोड़ का बजट और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में तो जो चुनावी वादा था उसका जिक्र तक नहीं हुआ कि महिलाओं को इतने पैसे देने हैं। बजट के दौरान कहीं से उसका एक शब्द का जिक्र नहीं दिखाई दिया। गजब की राजनीति है। देखिए अतुल जी, मैंने ये बात क्यों कही, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना आखिरी बजट पेश किया था वो लगभग 68-70 हजार करोड़ का बजट था। और उसके अंदर जो सरकारी, जो उसके अंदर सरकारी लेखा जोखा था, उसके अंदर ये व्यवस्था थी कि 46-47 हजार करोड़ रुपए जो राज्य का जो टैक्स होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से जो आता था, 13,000 करोड़ रुपए जो केंद्रीय कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है, उनके अंदर जो दिल्ली की भागीदारी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को दी जाती है, यानी कि दिल्ली को दी जाती है, वो जुड़ता था। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का या रजिस्ट्री का जो टैक्स होता है, वो मिला करके, कुछ टोल टैक्स मिला करके, सारा मिला करके सरकार का जो राजस्व था वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का राजस्व था। अब मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया, 70,000, 76,000 करोड़ रुपए से एकाएक 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ये जो 25, 26, 30 हजार करोड़ रुपए की जो वृद्धि हो रही है बजट के अंदर, ये इसका आय का क्या स्रोत है? सरकार ये पैसा कहां से वसूलेगी? क्या ये लोगों पे टैक्स लगाएगी? क्या जो अप्रत्यक्ष कर है उनके अंदर कुछ बढ़ोतरी करेगी? और इसके अंदर आपको ये चीज समझनी चाहिए अतुल जी कि राम राज्य का जो बजट है उसके अंदर सीधा सीधा तुलसीदास जी ने अवधारणा दी है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए, यानी कि किसी के ऊपर टैक्स का बोझ भी नहीं पड़े और सबको ऐसा लगे कि जो बारिश हो रही है वो सभी के लिए खुशहाली लेके आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि केवल हम एक पक्ष हम दिखा रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ रुपए अगले 1 वर्ष के अंदर हम सरकार का बजट के हिसाब से हम खर्च करने का हम प्रावधान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर ये संदेह उत्पन्न होता है। सरकार अगर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पेश करती, सरकार ये व्यवस्था बताती कि हम 1 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र से अनुदान के रूप में हमें ज्यादा मिलेगा या हम ऋण के रूप में सरकार केंद्र से लेंगे या जो भी व्यवस्था थी, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ज्यादा ढंग से विश्लेषण कर पाते। लेकिन इसमें संदेह तब उत्पन्न होता है कि कहीं व्यापारियों के ऊपर या जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर अगर अत्यधिक बोझ डाला, तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है, वो भी मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो कहने का तात्पर्य ये, आने वाला 1 वर्ष इस सरकार का किस तरीके का होता है, ये बजट जो है ये धरातल पे कितना उतरता है और इसका समझ लीजिए एग्जीक्यूशन कितने % होता है, ये सारी की सारी चीजें अब आने वाला समय होगा तब हम इसका सही विश्लेषण कर पाएंगे। आज की तारीख में तो हम केवल जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ भी बोलना या तो अति होगी या कम होगा। तो कहने का तात्पर्य तुझे अब ये तो आने वाला समय के ऊपर थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच, मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है आपकी कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। कम से कम एक तरीके से इतने सालों के बाद बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है तो उनको 6 महीने का टाइम ऐसे ही मिलना चाहिए। उसके बाद जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो 1 साल का कम से कम समय होना चाहिए। लेकिन राजनीति में पोद्दार साहब अब कोई समय नहीं देता है, ना तो पक्ष देता है और ना ही विपक्ष देता है।
पांडे साहब पहले से ही भरे बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि भाई दिल्ली वासियों के लिए तो जो हमने 10 साल में किया था वो सब खत्म कर दिया इन्होंने आते आते ही। जजिया कानून का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। कैप्टन साहब, भाई स्रोत पर थोड़े से सवाल हैं पोद्दार साहब के भी, लेकिन आरोप पांडे साहब के वहीं बरकरार हैं जो पहले से थे। देखिए, जिसने सिर्फ आरोप लगाना सीखा है, राजनीति की कोई उनको राजनीति का राह मालूम नहीं है, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके जो वादे करके आए थे उसमें से एक भी अगर इन्होंने वादा पूरा किया हो तो बता दें। इन्होंने कहा था कि पॉल्यूशन खत्म करेंगे दिल्ली से, नहीं कर पाए। दिल्ली को साफ पानी पीने का देंगे, नहीं दे पाए। दिल्ली को अच्छा एक प्रशासन देंगे तो वो पूरा प्रशासन इन भ्रष्टाचार की इनके उसी में डूबा रहा। तो इन्होंने देखिए शिक्षा का बड़ा बोलो, इन्होंने एक बोलबाला बनाया कि देखिए हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल, और वही शिक्षा मंत्री और वही दारू मंत्री। आप बताइए कभी आपने सुना है ऐसा कि जो शिक्षा मंत्री होगा कोई दारू मंत्री होगा? तो वो दारू बिकवा रहा था, शिक्षा में ध्यान नहीं था। एक पे एक फ्री करके पूरी दिल्ली को दारूबाज बनाने की पूरी बन गई थी। और कितना बड़ा घोटाला हुआ उसमें कि आप देखिए, छोटा पूरा घोटाला नहीं, 5000 करोड़ का घोटाला। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ पकड़ा नहीं गया। अरे साबुत हो चुका है, आपके सबूत मिल चुके हैं कि पैसा आपने कहां इन्वेस्ट किया है। कभी चोर सामान चोरी करके अपने घर में रखता है, वो तो ठिकाने लगाता है कहीं ना कहीं, तो वही केजरीवाल ने लगा है। अब ये सोचो कि बचोगे नहीं, न्यायपालिका आपको बख्शेगी नहीं। न्यायपालिका बिल्कुल अब उस पर तैयार बैठी है। बहुत जल्दी केजरीवाल भी जाएंगे और भी जो है वो जाएंगे। तो जो वादे करके ये आए थे दिल्ली में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक है कैप्टन साहब, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए रोक रहा हूं आपको। पांडे साहब, कैप्टन साहब का साफ तौर पर कहना है और पोद्दार साहब ने भी कहा कि थोड़ा समय हमें इनको देना चाहिए, जैसे 10 साल आपको दिया गया था, आपको परखा जनता ने और फिर आपको में बदलाव किया, इनको भी थोड़ा समय देना चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग करते रहिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी को राजनीति का र भी नहीं पता। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को राजनीति करना आता ही नहीं है। हमें राजनीति का र नहीं पता, राजनीति का ज नहीं पता। आम आदमी पार्टी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो इस देश में राजनीति करने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई थी। हमें राजनीति नहीं आता, हमें समाजनीति आता है। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करते बीजेपी की तरह, जो चुनावों में चुनावी मुस्लिम बन जाती है। दिल्ली के हिंदू भाइयों को गैस सिलेंडर नहीं दिया, लेकिन 32 लाख किट जरूर मुसलमान भाइयों को दे रहे हैं। हमें खुशी है कि आप मुसलमान भाइयों को दीजिए, लेकिन दिल्ली के भाइयों में क्या आस्था में क्या कमी थी कि आपने उनके फ्री सिलेंडर नहीं दिए? दूसरी बात, सर ने कहा, एक नोएडा की तस्वीर देखिए सर आपने। अब मुझे पता था आप उस पर आएंगे। वो किसी पॉलिसी के तहत नहीं है, वो इस वजह से नोएडा की पांडे साहब तस्वीर, क्योंकि अब नए आवंटन हो चुके हैं नई नीति के तहत और दुकानदार अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, ना कि सरकार ने किया है, वरना सारा माल जब्त हो जाएगा। दोनों में अंतर है। दिल्ली में पॉलिसी थी, नीति थी, और यहां पर स्टॉक को आगे बढ़ा के खत्म करना है। बहरहाल मैं माफी चाहूंगा पांडे साहब, समय कम है। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी को हो सकता है राजनीति आती हो या नहीं आती हो, लेकिन केजरीवाल को राजनीति आती है, ये सबसे बेहतर वो लोग बताएंगे जो आंदोलन से निकलकर उनके साथ शुरुआती दौर में आए थे और फिर उनके साथ कैसे राजनीति हो गई वो आज तक समझ नहीं पाए हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, पांडे साहब का और पोद्दार साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में दिल्ली के बजट को लेकर, एक बड़े आवंटन को लेकर चर्चाएं तो हैं, उम्मीदें